हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर्सन्स एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। और इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो एलिजिबल है टू पे इनकम टैक्स। तो सबसे पहले मैं रीड आउट करके आपको बता देती हूँ कि इनकम टैक्स में कितने टाइप के पर्सन्स होते हैं, क्योंकि जितने टाइप के भी पर्सन्स होंगे उतनी ही टाइप की इनकी इनकम्स भी होती है और उतनी ही टाइप का इनका जो हमारे पास इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो भरी जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम कौन कौन लोग या कौन कौन से पर्सन्स हैं जो एलिजिबल हैं इनकम टैक्स भरने के लिए। सो इसमें सबसे पहले है इंडिविजुअल, देन है एच यू एफ का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एच के बाद हम लेते हैं कंपनीज को, फर्म्स को। एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इज ट्रस्ट। तो हमारे पास आपने ये देखा कि हमारे पास 7 टाइप ऑफ पर्सन्स हैं और इन 7 टाइप ऑफ पर्सन्स को ये एलिजिबल होते हैं टू पे इनकम टैक्स। ओके, सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि भाई कौन से पर्सन्स हैं, हम इंडिविजुअल्स को क्यों कंसीडर करते हैं, कौन से इंडिविजुअल्स कंसीडर्ड होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल्स में आपको एक बात समझनी है कि मेल हो या फीमेल हो, जो भी रिसोर्सेज, जो भी हेड ऑफ रिसोर्सेज से इनकम कमा रहा है और तो उसको इनकम टैक्स भरना है, मेल या फीमेल कोई भी हो। इसके साथ जो मेजर है, माइनर है या सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन्स है, इन लोगों को भी टैक्सेस भरना होता है। इसमें कोई भी ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि वो साउंड होना चाहिए या अनसाउंड माइंड वाला होना चाहिए। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं, भले वो माइनर हो, मेजर हो या सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन्स हो, उन लोगों को टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी सोर्स ऑफ इनकम कमाएगा उन सारे पर्सन से टैक्स कलेक्ट करेगी। सो यहाँ पे इंडिविजुअल्स, आई थिंक आपको क्लियर होगा कि इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है। यू एंड आई, वी ऑल आर इंडिविजुअल्स हैं ना। हम सब अगर सोर्स ऑफ इनकम अर्न करते हैं सो हम लोगों को उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होता है। साथ में एक बात आपको याद रखनी है कि जो इनकम टैक्स है वो भरना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो फिर कभी भी आपके पास ये चीज़ें नोटिस आ सकती है, ये चीज़ पूछी जा सकती है आपसे कि आप इनकम टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं जब आप सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर रहे हैं तो। और साथ में जितनी भी स्कीम्स होती हैं, जितनी भी आप कौशल विकास योजनाएं हैं या जितनी भी योजनाएं आप लोग देखते हैं गवर्नमेंट, वो सारी योजनाएं इन्हीं टैक्सेस को कलेक्ट करके और फिर आपके पास ही इन टैक्सेस से जो फंड आता है वो आपके तक पहुंचाती है। सो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो एज अ सोर्स पर्सन आप ही को ही टैक्स भरना पड़ेगा। आप इसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता। इंडिविजुअल अगर सोर्स ऑफ इनकम, इफ़ फॉर सपोज कि आप अगर सैलरी कमा रहे हैं और सैलरी से जो भी पैसा आ रहा है तो आप इसका जो भी बर्डन है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स का, आप किसी दूसरे के ऊपर इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। आगे की वीडियो में हम और डिटेल्स में इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। सो अभी आपको इन सब को अच्छे से ध्यान से एलिजिबिलिटीज को समझना है। तो इंडिविजुअल आई थिंक क्लियर है। अब हम आते हैं एच पे। एच के बारे में हम क्या समझते हैं अब हम वो जानेंगे। एच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है वो फैमिली जो कि अनडिवाइडेड है और जो कि पुराने टाइम से, मतलब फॉर सपोज फैमिली बिजनेस को रन करती हुई चली जा रही है। जितने आप मूर्तिकार देखते हैं या छोटे बिजनेसेस देखते हैं जो जिनके दादा परदादा वो सब चला रहे हैं उस बिजनेस को, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कंसीडर्ड होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एज पर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके तहत एच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, पर्सन को कैसे ट्रीट किया गया और उसकी डेफिनेशन क्या दी गई है। एज पर सेक्शन जो 2 सब सेक्शन 31 है उसके तहत ये बोला गया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी का मतलब ये होता है जैसे आप पढ़ते हो कि कंपनी और ऑनर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, दे उन लोग की आइडेंटिटी सेपरेट होती है, उनकी लाइबिलिटी सेपरेट होती हैं। सो वैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ट्रीट किया गया है एज अ पर्सन ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी फर्स्ट।
सेकेंड थिंग है हिंदू लॉ, जो अंडर हिंदू लॉ उसमें HUF जो फैमिलीज हैं उनको HUF बिजनेस को क्या किया गया है, आपके तहत वो काम करता है। इसके साथ इसमें ये बात बोली गई है कि जो एक ही फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जैसे फॉर सपोज दादा है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे, मतलब ब्लड चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर सपोज कि अगर फादर है तो उसके सन और डॉटर है और वाइफ है, तो ये HUF है। अगर उनके ब्रदर हैं और उनकी फैमिली है तो वो HUF में कंसीडर्ड नहीं होती। मतलब एक ही परिवार के लोग, उनको हम HUF में कंसीडर्ड करते हैं। और साथ में जैन्स एंड सिख्स, जो जैन हैं और सिख्स हैं, उनको भी हम जो एज पर गवर्नमेंट हम कंसीडर्ड करते हैं हिंदू लॉ के तहत HUF में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। सो यहाँ आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि हाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता क्या है, एज पर द लॉ उसको डिफाइन कैसे किया गया है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो भी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आती है तो वो एज पर जो कर्ता होता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा मेंबर होता है, सीनियर मेंबर, मोस्ट मेंबर होता है, उसको ही ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरनी होती है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा दूसरा पर्सन HUF। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन पे, और थर्ड पर्सन समझते हैं कि थर्ड पर्सन क्या है। सो थर्ड पर्सन है हमारा फर्म्स का मतलब है पार्टनरशिप फर्म। एज पर द लोगो भी आप समझ पा रहे होगे, पार्टनरशिप फर्म, अगर वन पर्सन जो होता है वो सोल प्रोप्राइटर होता है, बट अगर वन पर्सन एक दूसरे पर्सन के साथ मिलके पार्टनरशिप पढ़ता है, हमने 12th क्लास में पढ़ा है पार्टनरशिप फर्म का पूरा जितना भी डिटेल स्टडी है वो हुई है। सो पार्टनरशिप फर्म जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 और क्लॉज आई के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ये बोला गया है कि फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 में आता है। और साथ में ये भी बोला गया है कि पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके तहत जो फर्म्स होती हैं उनको क्या होना पड़ता है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है। इंडिविजुअल पार्टनर्स भी होते हैं, आपने सुना होगा पार्टनरशिप डीड के बारे में, है ना, एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में जो भी एग्रीमेंट होता है उस बेसिस पे हमारे पास पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होती है। तो पार्टनरशिप फर्म जो होती है उनको भी इनकम टैक्स भरना होता है और इनकम टैक्स समय समय पे देना होता है। ये ईयरली बेसिस पे होता है, इनकम टैक्स जब भी भरते हैं ईयरली बेसिस पे भरते हैं, और फर्म्स आर एलिजिबल टू पे इनकम टैक्स, उनको इनकम टैक्स भरना होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो ये हमारा थर्ड पर्सन था। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पर्सन पे कि फोर्थ पर्सन क्या है। सो हमारा फोर्थ पर्सन है कंपनी हमारे पर, कंपनी वैसे तो बहुत टाइप की होती है, अगर हम बोले तो होल्डिंग कंपनीज होती हैं, सब्सिडी कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। तो देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ कंपनीज, और बट वो सारी कंपनीज जो हैं उनको हम लेके हम दो ही कंपनीज में अगर इनको ले ले तो वो है डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि इंडिया में ही काम करती हैं, इंडिया में ही उनका सेटअप है और इंडिया से ही वो लोग रिसोर्स ऑफ इनकम जो है वो अर्न करते हैं। तो ये जितनी भी कंपनीज डोमेस्टिक कंपनीज है वो एक्चुअली रेसिडेंशियल कंपनीज होती हैं जो इंडिया में ही रह के और इंडिया से ही सोर्स ऑफ इनकम अर्न करती है और उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ता है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22A में डोमेस्टिक कंपनी का जो मीनिंग है वो दिया है कि इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी विच इज रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट मतलब एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। एंड इसके बाद ये भी बोला गया है कि सारी अरेंजमेंट इंडिया में ही होती है। इनकी सारी अरेंजमेंट मतलब जितना भी प्रोडक्ट सर्विसेज का सेल एंड परचेज जितना भी है वो इंडिया बाउंड्रीज के अंदर ही है और वो रेसिडेंशियल कंपनीज में आ जाती हैं। सो दैट इज डोमेस्टिक कंपनी, इन लोगों को भी इनकम टैक्स पे करना होता है। एंड सेकेंड कंपनीज है फॉरेन कंपनीज वो कंपनीज है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 23A की फॉरेन कंपनीज ये कहती है जो कंपनीज डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, मतलब जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर काम नहीं करती, इंडिया की टेरिटरी के बाहर वर्क करती है। सो ये हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज है और इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी इंडिया में वर्क कर रही है और इंडिया से ही सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर रही है उनको इनकम टैक्स भरना
कंपलसरी है और ज़रूरी है। सो ये हमारे पास हो गया फोर्थ पर्सन, दैट इज़ कंपनीज। अब दैट इज़ एओपी एंड बीओआई। तो हाँ, सबसे पहले हम समझेंगे कि एओपी होता क्या है, एओपी एंड बीओआई है क्या। मैं आपको एक बात समझनी है कि एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 पर्सनस में ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसको ये बोला गया है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सनस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी सेपरेट आइडेंटिटी हैं। और साथ में जो भी अब एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, फॉर सपोज कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने, जैसे फॉर सपोज जैन कम्युनिटीज, सिख कम्युनिटीज़ होती हैं, कायस कम्युनिटीज़ होती हैं। ये कम्युनिटीज़ क्यों इकट्ठी होती हैं, इसीलिए इकट्ठी होती हैं क्योंकि ये अपनी कम्युनिटीज़ को बेनिफिट्स देना चाहती है या बढ़ाना चाहती है आगे, या उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना चाहती है। कोई भी एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स अगर किसी भी प्रॉफिट मोटिव या फिर किसी गेन मोटिव या फिर कोई भी एक पर्पस के लिए जुड़ते हैं और उससे वो समाज का बेनिफिट करना चाहते हैं या खुद भी प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, तो वो सब एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आता है। और यहाँ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को भी इनकम टैक्स देना होता है। ये लोग भी इनकम टैक्स से नहीं बचे हैं कि अगर आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाया है तो आपको उसमें जो मेन मेंबर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे टैक्स ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, दैट इज़ एओपी एंड बीओवाई। सो यहाँ पे आपको एओपी एंड बीओवाई का मेरे हिसाब से फुल फॉर्म समझ में आया होगा, और क्यों ये मैंने आपको डिफ़ाइन किया और सेक्शंस वाइज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें सेक्शंस वाइज लिखी हुई हैं। मतलब एज़ पर द लॉ ये सेक्शंस में लिखा हुआ है कि इन लोगों को इनकम टैक्स एज अ पर्सन, इन लोगों को सेपरेट आइडेंटिटी होने के कारण इनकम टैक्स भरना ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैंने ओपी एंड बीओआई पढ़ा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर्सन पे, दैट इज़ लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब ये होता है जो भी लोकल अथॉरिटीज़ जो एक पर्टिकुलर स्टेट में काम करती हैं या विलेजेस में काम करती हैं, वो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको बाय द वे ऑफ चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लाती है लोकल अथॉरिटीज़। एंड लोकल अथॉरिटीज़ भी दो चीज़ों में बटी होती हैं, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो यहाँ पे आपको समझना है कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो या पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट पे हो या फिर मिडिल पे हो या फिर विलेज लेवल पे हो, या म्यूनसिपैलिटीज़ जो भी हो, नगर निगम, नगर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, ये जितनी भी होती हैं लोकल अथॉरिटीज़, इनको भी टैक्स देना होता है। अब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि भाई लोकल अथॉरिटीज़ भी गवर्नमेंट की होती है और उनको टैक्स क्यों देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दी जाए कि ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करेंगी। इनकम टैक्स सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर लगता है। जो भी सोर्स ऑफ इनकम आप इंडिया में रह के कमाते हैं वो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया लोकल अथॉरिटीज़ का वर्किंग क्या होता है और लोकल अथॉरिटीज़ काम कैसे करते हैं। सो यहाँ पे इनको भी एज अ लोकल अथॉरिटीज़ इनको भी क्या देना होता है, जो डायरेक्ट टैक्स है हमारे इनकम टैक्स, वो पे करना होता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल जो पर्सन होता है उसको हम ये एज अ लीगल लैंग्वेज हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कह रहे हैं, बट वैसे हम इनको ट्रस्ट के नाम से जान सकते हैं। जो भी आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, रिलीजियस प्लेसेस देखते हैं जो हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है उसमें एज पर सेक्शन 11 आता है। ओके और यहाँ पे ट्रस्ट में एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 जो चैरिटेबल पर्पस के लिए आते हैं या रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ्स, इन सब के लिए, इन्वायरमेंट, ये जितने भी चैरिटेबल काम होते हैं उनके लिए जितनी भी ट्रस्ट बढ़ती हैं या आती हैं फ्रंट में, उन सबको इनकम टैक्स देना होता है। इनकम टैक्स जो है वो पे करना होता है और इनकम टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर ट्रस्ट के पास डोनेशंस आ रहे हैं तो उस डोनेशंस के ऊपर उनको टैक्स पे करना इज़ कंपलसरी। सो यहाँ पे आपको गाइज यहाँ समझ में आया होगा कि हमारे पास 7 टाइप ऑफ पर्सन्स हैं और इन 7 टाइप ऑफ पर्सन्स की एलिजिबिलिटी समझ में आई होगी
और ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कितने टाइप के पर्सन्स हैं और हु आर एलिजिबल, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी ही नहीं जान पा रहे हैं कि इनकम टैक्स होता क्या है। सो आई होप सो कि आपको ये पूरा वीडियो एलिजिबिलिटी ऑफ इनकम जो पर्सन्स है वो समझ में आया हो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जितने अगर पर्सन्स आपको हैं ये एज टॉपिक पर समझ सेक्शन में 2 आया सब है सेक्शन तो 31 मैं आगे वो जाके आपको और समझ भी में आया वीडियोस हो। बनाऊंगी जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स पे, प्रैक्टिकल एंड रियल डेटाबेसिस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।